नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद रोज में। दोस्तों, भूगोल की श्रृंखला जारी है और ऐसे ही जारी रहेगी। थाल घाट दर्रा, ठीक, ये वाला। दूसरा वाला है भोर घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा। और तीसरा है आपका पाल घाट दर्रा। लिख लीजिएगा, पहले थाल घाट दर्रा, दूसरा भोर घाट दर्रा और तीसरा पाल घाट दर्रा। इन दर्रों से क्या होता है भाई, ये क्या है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। यहां से इस तट पे, पश्चिम तट पे आना असंभव था, लेकिन इन दर्रों से क्या होता है कि सड़क और रेल मार्ग बनाए जाते हैं, जिससे कि हम इस साइड में यानी कि तट पे आ सकते हैं, है ना, तट पे आने के लिए। तो सबसे पहले आपका थाल घाट दर्रा कौन सा है? थाल घाट दर्रा, ये लिख लो। इसका स्थल कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां पर है ये? कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और लिख लो, इस दर्रे से क्या लिखेंगे? इस दर्रे से मुंबई, ठीक है, और नागपुर और कोलकाता, मुंबई, नागपुर, कोलकाता सड़क और रेल मार्ग है। इस दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता। कोलकाता यहां पड़ेगा पश्चिम बंगाल में, तो इधर जाने के लिए आप यहां थोड़ी नहीं जाएंगे, सीधा जाएंगे, है ना। तो ये हो गया आपका थाल घाट दर्रा। अब डाल लीजिएगा भोर घाट दर्रा। क्या डालेंगे? भोर घाट दर्रा लिखो। ये भी दर्रा कहां पर है? महाराष्ट्र में। इसकी अवस्थित कहां पर है? महाराष्ट्र में। लिखो, इस दर्रे से मुंबई, ठीक है, पुणे और चेन्नई के लिए, मुंबई, पुणे और चेन्नई के लिए सड़क व रेल मार्ग है। ये दर्रा है आपके। और ये किस घाट पे पड़ेंगे? तो पश्चिमी घाट पे पड़ेंगे। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। तीसरा है आपका पाल घाट दर्रा। कौन सा है? डाल लीजिएगा पाल घाट दर्रा। और ये पाल घाट दर्रा कहां पड़ेगा? केरल में। ये रहा, ठीक। तो पाल घाट दर्रा ब्रैकेट में लिख लो केरल, क्योंकि इसकी अवस्थित कहां पर है? केरल में। लिख लो कि नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में तथा पलनी की, वो सॉरी, अन्नामलाई की, नीलगिरी के दक्षिण में और अन्नामलाई पहाड़ी के उत्तर में है। कौन सा दर्रा? आपका पाल दर्रा। पाल दर्रा कहां होता है? पाल दर्रा केरल में है। कहां पर है? याद करने का तरीका, पाल केरल, पाल केरल। तो आप याद कर सकते हैं। कभी कभी यही पूछ दिया जाता है कि पाल दर्रा किस राज्य में है, तो पाल दर्रा केरल में है। और ये इलायची पहाड़ियों के दक्षिण में, और अन्नामलाई, ये कौन सी है? अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ियों के उत्तर में है, ठीक। इससे भी आप चेन्नई, कई जगह के लिए सड़क व रेल मार्ग है। तो ये आपके हो गए थे दर्रे। अब देखिएगा क्या है कि अब देखेंगे हम, ये हमारा क्या है? पश्चिम तट। क्या है? पश्चिम तट। तो इसको 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पश्चिम तट को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ठीक। सबसे पहले डालेंगे कोंकण तट। कोंकण तट यानी कि आप लिख लें पश्चिम तटीय मैदान को, या पश्चिम तट को, मैदान नहीं, पश्चिम तट को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले डालेंगे कोंकण तट। ये आपका गुजरात, ठीक, से गोवा तक। फिर से समझ लीजिएगा, कोंकण तट कहां से कहां तक है? गुजरात से गोवा तक कोंकण तट हो गया, ठीक। नेक्स्ट डालिएगा कन्नड़ तट। कन्नड़ तट, कन्नड़ तट गोवा से लेकर के मंगलौर,
गोवा से लेकर के मैंगलोर। मैंगलोर कहां पड़ेगा? कर्नाटक में। कोंकण तट गोवा से लेकर के मैंगलोर तक है, और मैंगलोर कहां पड़ेगा? कर्नाटक में। तो आप 2 हो गए। तीसरा लिखिएगा पहला कौन सा था तट आपका? कोंकण तट, कन्नड़ तट, कोंकण कन्नड़ तट, ठीक। और तीसरा तट है आपका, वो कौन सा है? मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक। तीसरा तट आपका मालाबार तट है, और ये जो है वो मैंगलोर से कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी आप जानते ही हैं कहां है? तमिलनाडु में, ठीक। तो मालाबार तट कहां तक है? मालाबार तट आपका मैंगलोर से कन्याकुमारी तक। कई बार प्रश्न में पूछा गया कि मालाबार तट किस तट पे है? तो पश्चिम तट पे है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, कंफ्यूज होता है, क्योंकि अभी आपको पूर्व तट का पढ़ाएंगे, ठीक है। कोरोमंडल तट यहां पड़ेगा, कोरोमंडल तट, और यह है मालाबार तट। तो यही पूछ देते हैं कि मालाबार तट किस तट पे होगा? तो पश्चिम तट पे होगा, ठीक। तो यह आपका पश्चिम घाट हो गया और पश्चिम तट भी हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं, हे कर लो पूर्वी घाट। क्या डालेंगे? पूर्वी घाट। देखो पूर्वी घाट जो है ये अपेक्षाकृत नोट कर लीजिएगा कि पूर्वी घाट अपेक्षाकृत पश्चिमी घाट से कम ऊंचा तथा अधिक चौड़ा है। फिर से सुनो, पूर्वी घाट अपेक्षाकृत पश्चिमी घाट से कम ऊंचा और अधिक चौड़ा है। यदि इसकी ऊंचाई ज्यादा थी, इसकी ऊंचाई कम है, इसकी चौड़ाई कम थी और इसकी चौड़ाई ज्यादा है, ठीक। ये है आपका पूर्वी घाट, ठीक। यहां से आपका है गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी यहां से बनती है कहां पर? बंगाल की खाड़ी में, या आप बोल सकते हैं कलकत्ता हुगली नदी। हुगली नदी समझ लो, क्योंकि गंगा का ही एक धारा कट के आई है, उसको हुगली नदी बोलते हैं कलकत्ता में। आप नोट कर लीजिएगा कि पूर्वी घाट की लंबाई, सबसे पहले नोट कर लो, पूर्वी घाट की लंबाई 1300 किलोमीटर है। कितनी है? 1300 किलोमीटर है। और ये हुगली नदी से लेकर के केप कैमोरियन यानी कि आपका तमिलनाडु में यानी कन्याकुमारी तक है। इसकी लंबाई कितनी हो गई? 1300 किलोमीटर। नहीं, यहां तक नहीं आएगा, यहीं तक पहुंचेगा, क्योंकि यहां से ये मिल जाता है, ठीक। केप कैमोरियन तक नहीं है, यहां तक हुआ नीलगिरी की पहाड़ियां। यानी एक पॉइंट अगर लिखना चाहो तो लिख लो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन कहां पर होता है? तो नीलगिरी में होता है। कहां पर होता है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में या नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट का मिलन कहां पर होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में, ठीक। इसकी लंबाई कितनी हो गई? 1300 किलोमीटर हो गई। लिखो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, नोट करो, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। कौन सी है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, ठीक। और ये कहां पड़ेगा? उड़ीसा में। कहां पड़ेगा? उड़ीसा में पड़ेगा, ठीक। इसके बाद ये जो है क्या है? और हाँ, एक चीज और है कि जो पूर्वी घाट है वो क्या है? कटा छटा है। क्या है? कटा छटा हुआ है, यानी कि लंबी श्रृंखला के रूप में नहीं है, कटा छटा हुआ है, ठीक। 1 मिनट। ठीक है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। मैंने पश्चिमी घाट का भी लिखाया था। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? महेंद्रगिरी हो गई। आपसे कुछ पहाड़ियों के नाम पूछ लिए जाते हैं, ठीक। तो आप नोट कर लें, नल्ला मलाई। कौन सी? नल्ला मलाई। और दूसरी है पालकोंडा। नल्ला मलाई और पालकोंडा की पहाड़ियां आपकी आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। नोट कर ले, नल्ला मलाई और पालकोंडा की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं।
एक है आपकी शेषाचलन पहाड़ियां, ये भी नोट कर लो, शेषाचलन। ठीक, शेषाचलन की पहाड़ियां पहले आंध्र प्रदेश में थी, लेकिन अब क्या हुआ, 2 जून 2014 को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया। तो शेषाचलन की जो पहाड़ियां हैं वो कहां पहुंच गई, आपकी तेलंगाना में। तो शेषाचलन की पहाड़ियां यहां पड़ेगा तेलंगाना, तो शेषाचलन की पहाड़ियां कहां पर हैं, तेलंगाना में। ठीक, इसके बाद कुछ पहाड़ियां और हैं, जायदी। कौन सी, जायदी। दूसरी है शिवराय, शिवराय। और तीसरी है पंचमलाई। कौन सी, पंचमलाई। ये तीनों पहाड़ियां कहां पड़ेंगी, तमिलनाडु में पड़ेंगी। कहां पड़ेगी, तमिलनाडु में। ये पश्चिमी घाट के बारे में हो गया। ठीक, अब देखिएगा फिर डाल लो पश्चिम तट। क्या डालेंगे, पश्चिम तट। ठीक है, अब डालिएगा, सॉरी ये पूर्वी घाट हो गया। अब डालिएगा पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, जैसे पश्चिम तटीय मैदान का निर्माण हुआ, ठीक उसी प्रकार से पूर्वी तटीय का भी मैदान उसी प्रकार से निर्मित हुआ। ये बीच से बहुत ज्यादा कटा छटा है। क्यों, क्योंकि सैकड़ों नदियां क्या करती हैं, पूर्वी घाट से निकलकर वो पश्चिमी घाट से निकल करके पूर्वी घाट में बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। तो नदियां क्या करती हैं, इन घाटों को यानी पश्चिमी घाट को कई जगह से काट देती हैं। क्योंकि हमें पता, पहले ही बता चुके हैं कि ये जो हमारा है प्रायद्वीपीय पठार, इसका ढलान पूर्व की तरफ है। किधर है, पूर्व की तरफ है। बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन हमने क्या किया, ये महानदी, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, 4 प्रमुख नदियों को हमने, ये 4 नदियों को हमने क्या किया, हमने शो कराया है। ठीक, अब देखिएगा इस तट को भी हमने डिवाइड कर दिया, इस तट को भी हमने डिवाइड कर दिया। ये आपने नोट कर लिया, इसको मैं साफ कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिएगा, डाल लीजिएगा। हाँ, इसको मैंने 3 भागों में बांट दिया। उत्कल तट, उत्कल तट। ठीक, ये तट उड़ीसा में उत्कल तट के नाम से बोला जाता है। यानी हमारा है ये कौन सा, पूर्वी तटीय मैदान या पूर्वी तट। ये क्या है, पूर्वी तट। तो हम इसको डिवाइड कर दिया 3 भागों में। एक हो गया उत्कल तट। क्या हो गया, उत्कल तट, या इसको उत्तरी सरकार का तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट। ये कहां है, उड़ीसा में। ये नोट करते जाना, उत्तरी सरकार तट महानदी और कृष्णा नदी के बीच में है। महानदी और कृष्णा नदी के बीच का जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कोरोमंडल तट। ये तो मालाबार था, अब कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ठीक, कोरोमंडल तट ये जो है आपका कृष्णा नदी से और कावेरी नदी तक है। इतना ही नोट कर लो कि कोरोमंडल तट कृष्णा नदी से कावेरी नदी तक है। प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि कोरोमंडल तट किस तट पर है। कई बार प्रश्न पूछा गया, तो कोरोमंडल तट आपका पूर्वी तट पर है और मालाबार तट है ना, ये आपका पश्चिम तट पे है। तो ये हमारा हो गया बात किसकी, तट की हो गई। किसकी हो गई, तट की हमारी ये बात हो गई। ठीक, और मैंने पूर्वी घाट के बारे में भी बता दिया। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी ये महेंद्रगिरी थी। ठीक, अब हेडिंग डाल लीजिएगा आपका ये उत्तर भारत का मैदान। क्या डालेंगे, उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा उत्तर भारत का मैदान। देखो उत्तर भारत का मैदान गंगा यमुना और जो ब्रह्मपुत्र इनके बीच का जो मैदान है वही तुम बोलते हैं उत्तर भारत का मैदान। मैंने आपको बताया था कि ये मैदानी भाग है ना कैसे बना, नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा क्या हुआ, मिट्टी और बालू लाए गए, इस प्रकार से हमारे मैदान का निर्माण हुआ। तो इस मैदान को पढ़ने के लिए हम 4 भागों में बांट देते हैं। एक होता है भांवर, क्या होता है भांवर, दूसरा
तराई, तीसरा वांगल और चौथा खादर। ठीक, यानी कि भांवर, तराई और वांगल, खादर। ठीक, अब सबसे पहले लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे भांवर। भांवर देखो क्या होता है, भांवर जो है आपका भांवर का, तो यहां पर क्या होता है, ये है ना, यहां पर क्या होता है, पहले समझ लो भांवर क्या होता है। भांवर का मतलब होता है जब नदी पर्वतों से नीचे आती है, सबसे पहले क्या है, ट्रांस का हिमालय, उसकी तो नदियां इधर चली जाती हैं। इसके बाद क्या है, मुख्य हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक की पहाड़ियां। तो नदियां पर्वतों से जब मैदान की तरफ आती हैं तो क्या करती हैं, मैदान की तरफ आती हैं तो बड़े बड़े क्या होता है, पत्थर अपने साथ बहा करके लाती हैं, क्योंकि ऊपर से इतनी तेजी से आती हैं तो पत्थर आसानी से नीचे आ जाते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि पानी, यहां पर नदी हो जाती है गायब, क्योंकि पानी नीचे हो जाता है और पत्थर ऊपर होते हैं, पानी नीचे नीचे से निकल जाता है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, भांवर। तो इसमें लिख लीजिएगा कि भावर का जो एरिया है वो नर्मदा नदी से लेकर के, और आपकी यहां पर कौन सी नदी थी सिक्किम में, तीस्ता नदी। तो लिख लीजिएगा भांवर क्षेत्र नर्मदा नदी से और तीस्ता नदी के बीच का है भांवर का क्षेत्र। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जलोढ़ पंख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख। ध्यान रखना, भांवर को हम जलोढ़ पंख भी बोलते हैं। तो भांवर का मतलब समझ गए। अब इसके बाद आ जाइएगा, मैंने बताया दिया भांवर के मैदान में क्या होता है, भांवर में, मैदान नहीं, भांवर में क्या होता है, नदी गायब हो जाती है, क्योंकि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो जाते हैं, नदी उनके बीच से नीचे से निकल जाती है। इसको हम जलोढ़ पंख के नाम से भी जानते हैं, इतना पर्याप्त है। अब डाल लीजिएगा तराई। तराई ब्रैकेट में लिख लो, मच्छर पेटी। क्या लिखेंगे, मच्छर पेटी, यानी कि तराई को हम और किस नाम से जानते हैं, तो मच्छर पेटी के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा, नदी ऊपर से आई, भांवर में यहां पर क्या हुआ, नदी गायब हो गई, नीचे नीचे पानी ऐसे ऐसे इकट्ठा होगा, लास्ट में यहां पर आएगा। ठीक, तो लिख लो कि तराई क्षेत्र में क्या होता है, कैसी होती है, दलदली भूमि होती है। तराई क्षेत्र में क्या होता है, दलदली भूमि होती है, और दलदली भूमि में क्या होता है कि आपका धान, गन्ना, है ना, इसकी खेती बहुत अच्छी तरीके से होती है, क्योंकि यहाँ पर उसका उत्पादन अच्छा होता है। किसमें, तराई के क्षेत्र में। तराई आप भी जानते हैं, जब मकान बनता है लोग तो तराई कर दो, मतलब जहां पर पानी की प्रचुर मात्रा हो, दलदल हो। ठीक, इसीलिए यहाँ पर मच्छर ज्यादा उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इसको हम मच्छर पेटी के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट हो गया है वांगल। क्या, वांगल। नदी अपने साथ क्या लाती है, बालू और मिट्टी। ठीक, तो जैसे इधर देखिएगा, ये है नदी, ये क्या है, नदी, और ये है नदी का क्षेत्र, साइड की एरिया। नदी जब बाढ़ आएगी, इसमें नदी में क्या आएगी, बाढ़ आएगी, तो यहां तक बाढ़ आ जाती है। ठीक, क्योंकि ये जो होता है इतना एरिया काफी ऊंचा होता है। कैसा होता है, ऊंचा होता है। आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि नदी जब चलती है तो अपने आसपास जब बाढ़ आती है तो पानी पहुंच जाता है, और कुछ जो ऊंचा क्षेत्र होता है वहां पर पानी नहीं पहुंचता है। तो जहां पानी नदी का बाढ़ के एरिया में नहीं पहुंचता, उसको बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बांगर। इसको बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी भी जानते हैं, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी। तो आप नोट कर सकते हैं कि नदी द्वारा बाढ़ के समय में वह स्थान जहां पर नदी का पानी ना पहुंच पाए, उसको हम क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। और बांगर मिट्टी किसको बोलते हैं, पुरानी मिट्टी को। क्या बोलते हैं, पुरानी मिट्टी। ठीक है, पुरानी मिट्टी। क्या ऊपर यहां पर नदी का पानी यानी बाढ़ के समय नहीं पहुंचता है। और लास्ट है आपका खादर। खादर का मतलब होता है नई मिट्टी। क्या होता है, नई मिट्टी। क्या होता है, कुछ राइटिंग समझ नहीं आती है तो आप जो मैं बोल रहा हूं आप नोट कर सकते हैं कि खादर का मतलब होता है नई मिट्टी। इसका मतलब क्या होता है कि जब नदी बाढ़ आती है, नदी में बाढ़ आती है, तो अपने आसपास के क्षेत्र में भी पानी पहुंचता है ना।
और नदी अपने साथ क्या होती है कि बालू और मिट्टी ये क्या करती है, बहा करके लाती है। और जब नदी का पानी, बाढ़ का पानी खत्म हो जाता है तो वहां पर परत सी जम जाती है। कैसे क्या जम जाती है? परत सी जम जाती है। उसी मिट्टी को हम खादर मिट्टी या खादर बोलते हैं। तो नई मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? खादर। और पुरानी मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? बांगराब समंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रायद्वीपीय भाग भी खत्म हो गया है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।